Hello students, in this video we are going to cover up the third chapter of your English course book, that is Ode to Autumn. But before going to the topic, I want to give you some instructions. Please watch the video till the end. Take it as a request or a command, but please do watch the video till the end because it is very important, so that you can cover each and every points that you need to know about the chapter, about the lesson that you are reading, so that you can cover each and every points and you have every point noted in the notebook somewhere for the future reference. You should keep your book while watching the video, and you can ask it out, of course, while the live session, or you can write the question in the comment section. So this much is the instruction. Please go through it and do watch the video till the end. So the topic, Ode to Autumn by John Keats. This is the poem written by John Keats. This is John Keats for your reference. John Keats is an English romantic और nature poet. ठीक है, तो वो एक English romantic और nature poet हैं. ठीक है, just like a poet we have read before, that is William Wordsworth. ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ भी एक रोमांटिक और नेचर पोएट हैं. ये मैंने बताया था जब हम डैफोडिल्स पोएम पढ़ रहे थे. अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो मैंने ये चीज़ बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो भी नेचर और रोमांटिक पोएट हैं, जस्ट लाइक जॉन कीट्स. ठीक है, तो इनको हम लोग इसलिए कंटेम्प्रेरी पोएट्स मानते हैं बिकॉज एक समय के हैं, एक ही एज के हैं और एक तरीके का पोएम लिखते थे ये दोनों. Now, John Keats born in 1795 and he died in 1821, and if you calculate, he died at the age of 25, which is very early to die, obviously. So John Keats बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई थी. Why he died? He died of tuberculosis. Tuberculosis की वजह से उनकी डेथ हुई थी. इनको हम कॉमन टर्म में इस डिसीज़ को हम लोग टीबी बोलते हैं. ठीक है, तो टीबी से उनकी डेथ हुई थी. एट दैट टाइम व्हेन इन दिस 1821 द मेडिकल फैसिलिटी वाज नॉट दैट ग्रेट टू क्योर दिस डिसीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसीज ही डाइड एट वेरी अर्ली एज. ही हैज रिटन मेनी पोएम्स. दिस पॉइंट, ही हैज रिटन मेनी पोएम्स, बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं उन्होंने. बेसिकली द सीरीज ऑफ ओड्स ही हैज रिटन, ही इज नोन फॉर. ठीक है, तो इस जो सीरीज ऑफ ओड्स, बहुत सारे ओड्स लिखे हैं उन्होंने, तो इस ओड के लिए उनको स्पेसिफिकली जाना जाता है. उनमें से एक ओड है. तो आउट ऑफ दोज ओड्स दैट ही हैज रिटन, वन इज ओड टू ऑटम दैट वी आर रीडिंग, एंड इज वन ऑफ हिज ओड फ्रॉम दीज सीरीज ऑफ ओड्स रिटन इन 1819. तो ये जो ओड है, ओड टू ऑटम, ये उन्होंने 1819 में लिखा था, जस्ट बिफोर 2 years बिफोर हिज डेथ. 1821 में इनकी डेथ हुई थी. 1819 में इन्होंने ओड टू ऑटम लिखा था. तो इसलिए मानते हैं कि दिस पोएम प्रोबेबली इज हिज लास्ट, इनकी लास्ट पोएम थी. ठीक है, जो इन्होंने लिखी थी. नाउ विल गो टू द ब्रीफ ऑफ द पोएम, अबाउट द पोएम. सो ओड, द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट यू ऑल हैव विटनेस्ड in the title itself of the poem. The title is Ode to Autumn. What does this ode word means? इस ode word का मतलब क्या होता है? Ode is an elaborately structured poem praising or glorifying an event or individual describing nature intellectually as well as emotionally. तो ये तो एक definition हो गया, but I will tell you the meaning in simple way. तो ode का मतलब basically क्या होता है? Whenever a poet write a poem to praise something. praise का मतलब क्या होता है? किसी की हम तारीफ करते हैं, किसी की हम बड़ाई करते हैं. तो जब कभी भी पोएट किसी भी चीज के ऊपर पोएम लिखते हैं, उसको प्रेज करने के लिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए. ठीक है, वो एक इवेंट भी हो सकता है, वो कोई एक इंडिविजुअल, कोई पर्सन भी हो सकता है. ठीक है, कोई नेचर का फिनोमिना या नेचुरल एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इवेंट का मतलब यू कैन राइट टू प्रेज इंडिपेंडेंस. ठीक है, इंडिविजुअल मतलब किसी पर्सन के बारे में आप लिख दो, अपने मदर, अपने फादर, अपने फ्रेंड, किसी के बारे में लिख सकते हो आप, तो वो भी एक ओडी है. देन वी कैन राइट ऑन नेचुरल फिनोमिना like odd seasons,
और नेचुरल एलिमेंट्स लाइक रिवर, हिल्स, ट्रीज, यू कैन राइट ऑन इट। तो कोई भी पोएम जब हम किसी को प्रेज करने के लिए लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओड, ठीक है। उसमें जनरली नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं और इमोशंस होते हैं। तो पोएट जनरली जो ओड लिखते हैं ना वो बहुत ही इमोशंस के साथ को लिखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज यू वांट टू प्रेज समथिंग यू हैव टू हैव योर इमोशंस अबाउट दैट थिंग, है ना। तो कभी भी जब आपको किसी चीज़ को प्रेज करना है तो आपको उस चीज़ के बारे में एक संवेदनशील, एक इमोशनल क्या होना चाहिए, यू शुड हैव सम सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दैट थिंग दैट यू आर राइटिंग ऑन, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपके अंदर एक सेंसिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ के ऊपर लिख पाओगे, उस चीज़ को प्रेज कर पाओगे। तो दिस इज व्हाट द ओड मीन्स, ठीक है। तो एक लाइन में अगर बोलूँ मैं तो ओड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेज करते हुए जब हम किसी पोएम को लिखते हैं तो उसको हम लोग ओड कहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, and thus the title of the poem suggests that the poet John Keats here in this poem is praising autumn season, obviously. तो he is praising autumn season here, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोएम को स्पेशल क्या बनाता है, what makes this poem very special? The subject itself is very special. Why? The subject of the poem is very special because autumn is not the subject that generally poet takes as a subject to write ode on, ठीक है। पोएट्स जो हैं जनरली ऑटम जैसे सब्जेक्ट के ऊपर ओड तो नहीं लिखते, बिकॉज ऑटम को कभी भी कोई एक अच्छा सीजन नहीं माना जाता, बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ जो होता है वो एक तरह से सूखता चला जाता है, ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको एक अच्छी साइन तो नहीं मान सकते, यू कैन नॉट टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन, बट जॉन कीट्स हियर has taken this season autumn in a positive way. तो जॉन कीट्स जो इकलौते ऐसे पोएट हैं जिन्होंने ऑटम को एक पॉजिटिव वे में, एक ऑप्टिमिस्टिक वे में देखा और उसके ऊपर एक ओड लिख रहे हैं। जनरली आप पोएट को क्या देखोगे कि आप स्प्रिंग के ऊपर या विंटर सीजन के ऊपर वो ओड लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जॉन कीट्स ऑटम के ऊपर ओड लिख रहे हैं। तो दिस व्हाट मेक्स दिस पोएम वेरी स्पेशल because of the subject what John Keats has chose to write on, okay. So the poem has 11 line stanzas. This is very important as per the structure part of the poem, that this poem is of 3 stanzas, 3 stanzas हैं इसके अंदर, और तीनों stanzas जो हैं वो 11 lines के हैं, and which describes a progression. Progression का मतलब भी क्या है? It's also showing that he is progressing in the poem from one stanza to the second stanza and second stanza to the third stanza, which also shows positive sign. Positiveness दिखा रहा है ये भी, ठीक है। तो he covers the progression through the season. Season जो है ऑटम सीजन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके उसके एंड, दैट इज द विंटर इज नियरिंग, जब मतलब विंटर आ रहा है तब ऑटम खत्म होता है, और जब सीजन रेनी सीजन जब खत्म होता है तो ऑटम शुरू होता है। तो ऑटम जब शुरू होता है उस समय से लेकर वो विंटर के आने तक, मतलब कि ऑटम का लास्ट डे तक इस पोएम को कवर करते हैं। इस पोएम में जो पॉइंट्स इन्होंने कवर किया है वो इसी चीज़ को कवर करता है। From the last state of maturation of the crops, this is the sign of starting of autumn season. जब सारे क्रॉप्स होते हैं वो पूरी तरह से पक चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं, अब उनके काटने का समय आ चुका है, ठीक है। तो देखो टू हार्वेस्ट, तो इस तरह के समय को हम लोग ऑटम का शुरुआत कहते हैं, और तब तक ये पोएम जाता है जब तक ऑटम खत्म ना हो जाए और विंटर सीजन आने वाला ना हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस पोएम बेसिकली इन क्रक्स कवर्स, ठीक है। ये पोएम जो है वो टोटल इस चीज़ को ही कवर करता है इस पोएम में, ठीक है, कि जो ऑटम सीजन है वो शुरू से लेकर उसके एंड तक का जो जर्नी है उसको कवर करता है। सो देन नेक्स्ट, कीट्स व्हाइल टेकिंग अ वॉक इन द इवनिंग ही नोटिसेस द नेचर इन ऑटम सीजन गॉट एन आइडिया ऑफ राइटिंग दिस ओड टू ऑटम। तो कीट्स जो हैं उनको जब वो इवनिंग में कभी शाम को कभी घूम रहे थे तो वो नेचर को देख रहे थे, ऑब्वियसली नेचर पोएट है, नेचर को देख रहे हैं, एंड व्हाट ही नोटिस्ड द सीजन, ही नोटिस्ड द सिंबल्स ऑफ ऑटम सीजन्स। ऑटम सीजन के बहुत सारे सिंबल्स को उन्होंने नेचर से पिक किया और उससे वो इंस्पायर हुए और उन्होंने एक पोएम लिखा।
जिस पोएम का नाम उन्होंने रखा ओड टू ऑटम, ठीक है। देन इट सीम्स दैट कीट्स लव दिस सीजन वेरी मच एज ही सीज द ब्यूटी इन अ सीजन दैट रिप्रेजेंट्स एंड, ठीक है। तो उन्होंने ऑटम सीजन को बहुत, ऐसा लगता है कि ऑटम सीजन को बहुत पसंद करते हैं बिकॉज वो ऑटम सीजन में एक ब्यूटी देखते हैं, एक ऐसे सीजन में ब्यूटी देखते हैं जिस सीजन का जो सीजन जो है वो एंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसी की एंड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे सीजन में वो ब्यूटी को देखते हैं। तो ये है उनकी पॉजिटिवनेस, ये है उनकी ऑप्टिमिस्टिक सोच, उनकी ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। जैसे लाइफ में हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो जॉन कीट्स की जो पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव है, एंड दैट पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ओनली इज सोन दैट he has taken autumn as a subject for this poem. He might be seeing refuse from his grief of impending death, or he might not be expecting winter soon as his health will deteriorate in winter season due to tuberculosis. तो what this line suggests, this is a personal assumption, एक personal assumption है कि जॉन कीट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे थे, उन बीमार थे, और क्योंकि विंटर सीजन में ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट होता है उसको और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। सो कहीं ना कहीं ये जो ऑटम सीजन है, जो कि विंटर सीजन से जस्ट पहले का सीज़न है, जॉन कीट्स उस सीज़न को बहुत अच्छा और इसीलिए कहना चाह रहे हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को डिटोरिएट नहीं होने देना चाहते। वो नहीं चाहते कि विंटर सीजन जल्दी से जल्दी आ जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस सीज़न में एक ब्यूटी देख रहे हैं बिकॉज इट इज़ गिविंग हिम अ रिफ्यूज फ्रॉम द ग्रीफ ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, ठीक है। वो जो दुख है उससे वो कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, उस जल्दी आने वाले डेथ से वो बचना चाहते हैं, ठीक है। तो सो इसीलिए वो कहीं ना कहीं इस सीज़न में एक क्या देख रहे हैं, एक पॉजिटिवनेस देख रहे हैं, इस सीज़न के अंदर एक रिफ्यूज देख रहे हैं। रिफ्यूज का मतलब एक हेल्प देख रहे हैं, ठीक है। रिफ्यूज इसका मतलब है हेल्प, हेल्प फॉर हिम, वो इस सीजन के अंदर एक हेल्प देख रहे हैं। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पोएम में जाने से पहले हम लोग को पता चल जाए कि स्ट्रक्चर क्या है, इसलिए हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं, ये याद करने का चीज़ नहीं है। सो जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, जस्ट वील गो थ्रू इट ना इन सम मिनट्स। पोएम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टैंजर्स ऑफ 11 लाइन्स। दिस इज व्हाट यू शुड नो कि इस पोएम में 3 स्टैंजर्स हैं और सभी स्टैंजर्स के अंदर 11 लाइन्स हैं। इन टर्म्स ऑफ राइम स्कीम, ईच स्टैंजर इज डिवाइडेड इनटू रफली इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये जो स्टैंजा है, इसके जो स्टैंजर्स हैं वो 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं, हर एक स्टैंजर। ईच स्टैंजर इज इन द फर्स्ट पार्ट, इन ईच स्टैंजर द फर्स्ट पार्ट इज मेड अप ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द स्टैंजर एंड द सेकेंड पार्ट इज मेड अप ऑफ द लास्ट 7 लाइन्स। तो पहले 4 लाइन्स हैं और फिर नेक्स्ट 7 लाइन्स, मतलब 4 + 7 11 लाइन्स टोटल। तो इस तरह से जो पहले 4 लाइन और नेक्स्ट 7 लाइन्स में ही इसके पार्ट्स बटे हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि राइमिंग स्कीम जो है वो ऐसा है। तो फर्स्ट पार्ट है वो, उसका जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी है, तीनों ही स्टैंजर्स में, सभी स्टैंजर्स में एक ही राइमिंग स्कीम है। बट सेकेंड पार्ट में ऐसा नहीं है। सेकेंड पार्ट में जो राइमिंग स्कीम है वो फर्स्ट स्टैंजर में अलग है और सेकेंड और थर्ड स्टैंजर में अलग है। तो फर्स्ट स्टैंजर में जो राइमिंग स्कीम है वो सी डी ई डी सी सी ई है, और जो थर्ड और सेकेंड स्टैंजर में जो राइमिंग स्कीम है वो सी डी ई सी डी डी ई है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच स्टैंजर सर्व्स टू डिफाइन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टैंजर। सब्जेक्ट मतलब कि स्टैंजर का जो सब्जेक्ट है, स्टैंजर जहाँ जो बेसिकली जो क्रक्स है वो फर्स्ट 4 लाइन्स में है और उसके बाद उसका एक्सटेंशन है सेकेंड पार्ट में, ठीक है। offers room for musing, development and speculations of that subject. So this was just technical part. Next, so this is our first stanza of this poem. You can, as I have told you in the structure part, that this poem is of 3 stanzas and each stanza is having 11 lines, out of which 4 lines are the part 1, that is the introductory part of the stanza, and the next 7 lines are the second part. The rhyming you can see A B is for the first 4 lines. This is the part 1. Okay, here you can see this A B comes to the part 1. This is part 1, and this last 7 lines, this becomes part 2.
ठीक है। तो दिस इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमको इंट्रोडक्ट किया जाएगा कि क्या है स्टैंजा के अंदर में, एंड देन इट विल बी एक्सटेंडेड इन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट्स राइमिंग विल चेंज। द फर्स्ट stanza's rhyming pattern is C D E D C C E, and the second and third stanza will be different as per the second part rhyming scheme, but the first part's rhyming scheme will always be the same. This was the structure part for the revision in the stanza to see. Okay, now we will come to the stanza for the meaning. This poem is a bit typical, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि ये पोएम बहुत आसान है, ये पोएम थोड़ा सा टफ है, तो इसको लाइन बाय लाइन समझना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दिस पोएम, बिकॉज दिस पोएम इज अ बिट टिपिकल पोएम, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कुछ वोकेबलरीज और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जो आपको हर समय, you have to keep your notebook with you and you have to keep noting the meanings of the words, ठीक है। The first word sentence, I will read the first part first. Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friends of the maturing sun, compromising with him how to load and bless with fruits the vines that round the thatches eaves run. Okay. Season mist. What does the meaning of mist is? Mist का meaning इसलिए, mist का मतलब होता है fog. Fog. और you can imagine जो ऑटम का सीजन होता है, इसमें ठंड आया तो नहीं होता, लेकिन ठंड का मौसम धीरे धीरे शुरू हो रहा होता है। तो जो मिस्ट है वो आप एनवायरनमेंट में महसूस कर सकते हो। तो द पोएट इज हाईलाइटिंग दैट वॉट एवर ही इज थिंकिंग और सीइंग इन द नेचर, जो भी वो देख रहे हैं नेचर में वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, तो दिस सीजन ऑफ ऑटम इज ऑफ मिस्ट्स। तो ये जो ऑटम का सीजन होता है ये किसका होता है? मिस्ट्स का सीजन होता है, और मेलो का होता है, मेलो फ्रूटफुलनेस का होता है। मेलो मीन्स क्या होता है? पका हुआ, राइपन, यू कैन राइट। तो मेलो मीन्स पका हुआ, द मीनिंग यू कैन राइट इज राइपन, RIPEN, राइपन, ठीक है। तो ऑल द फ्रूट्स इन दिस सीजन्स गेट्स राइपन, ठीक है। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं इस सीजन में वो सभी पक जाते हैं। तो ये जो सीजन होता है वो कैसा होता है? फॉग का होता है, और किसका होता है? पके हुए फल का होता है। एंड क्लोज बोसम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग सन, ठीक है। तो पोएट इज एड्रेसिंग ऑटम एज अ क्लोज बोसम फ्रेंड। बोसम मीन्स हार्ट, बोसम मीन्स होता है हार्ट। तो पोएट बोल रहे हैं कि जो ऑटम सीजन है वो एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, किसका? मैच्योरिंग सन का, ठीक है। मैच्योरिंग सन का, मैच्योरिंग सन मीन्स फुल ग्रोन, फुल ग्रोन सन, ठीक है, फुल ग्रोन। तो दिस सन इज फुली ग्रोन इन दिस सीजन, एंड दिस ऑटम सीजन इज अ वेरी मच अ गुड फ्रेंड ऑफ दिस सन, मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग सन का बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है ये ऑटम सीजन, ठीक है। तो पोएट ऐसा बोल रहे हैं। तो पोएट बोल रहे हैं कि जो ऑटम सीजन है, ऑटम सीजन इज वेरी क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज एंड फेवरेट फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। एंड व्हाट दे आर डूइंग? दे आर कॉन्स्पायरिंग। ही सेज इन द थर्ड लाइन दैट दे आर कॉन्स्पायरिंग टुगेदर। तो ऑटम और मैच्योरिंग सन जो हैं वो मिलकर कॉन्स्पायर कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्पायर कर रहे हैं, क्या कॉन्स्पायर कर रहे हैं? दे आर कॉन्स्पायरिंग, मतलब कॉन्स्पायरिंग मतलब होता है षड्यंत्र। कॉन्स्पायर मीन्स षड्यंत्र, किसी के अगेंस्ट कुछ तरह का प्लानिंग करना, ठीक है, सब प्लॉटिंग करना। तो कंस्पायरिंग, यहाँ पे जो सन है और जो ऑटम सीजन है वो क्या कर रहे हैं? कंस्पायर कर रहे हैं, दो प्लानिंग कर रहे हैं। क्या, किस चीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं? दे आर प्लानिंग टू लोड एंड ब्लेस, ठीक है, कि कैसे उनको लोड किया जाए और ब्लेस किया जाए। किसको? फ्रूट्स को। फ्रूट्स के, किसके? वाइन्स के फ्रूट्स को। वाइन्स मतलब यहाँ पे है ग्रेप्स। ग्रेप्स के जो प्लांट होते हैं उसको वाइन्स कहा जाता है। और ग्रेप्स के प्लांट्स जो होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते, वो क्रीपर्स होते हैं जनरली, जो कि किसी चीज़ को पकड़कर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं ये। तो what he is saying, that poet is saying that this maturing sun and the autumn, they are both the very close friends, and they are conspiring in the nature to load this wine tree, जो वाइन का जो प्लांट है,
विद द फ्रूट्स, ठीक है। और वो चाहते हैं जो मैच्योरिंग सन है और वो ऑटम सीजन के साथ में कॉन्स्पायर कर रहा है कि जो वाइन्स का जो प्लांट है यहाँ पे, इस वाइन्स के प्लांट में बहुत सारे फ्रूट्स भर दिए जाएं, इतने सारे फ्रूट्स भर दिए जाएं, उसको लोड कर दिया जाए, किससे? फ्रूट्स से लोड कर दिया जाए और ब्लेस कर दिया जाए, किससे? बहुत सारे फ्रूट्स से। तो मतलब आप यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि जो ऑटम सीजन होता है ये फ्रूटफुलनेस का सीजन होता है, ठीक है। इसमें सारे जो फल हैं जो बहुत अच्छी तरीके से पक जाते हैं, अंदर तक पक जाते हैं, और जितने भी पेड़ होती हैं उनमें बहुत सारे फल आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को पोएट बोल रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, ये जो सन है वो ऑटम सीजन के साथ में मिलकर कॉन्स्पायर कर रहा है मीन्स प्लानिंग कर रहा है कि वो क्या करे, सारे जो वाइन्स के प्लांट्स हैं उनके ऊपर फ्रूट्स भर दे, एंड दैट राउंड द थैच ईव रन, ठीक है। और वो जो वाइन का प्लांट है वो क्या कर रहा है, वो इस थैच ईव्स के ऊपर में लगा हुआ है। थैच ईव्स मतलब छज्जा। आपने कभी किसी घर के छज्जे को देखा होगा जो सेट्स के लिए रखे रहते हैं, या पानी जो है वो बहाने के लिए, दूर गिराने के लिए हम रखते हैं, है ना। एक ढाल सा बना रहता है जो छत से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं छज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे थैच का मतलब वही है। तो छज्जे के ऊपर में जो वाइन्स का प्लांट है वो पूरी तरह से फैला हुआ है, और उस वाइन्स के प्लांट में बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तो आप लोगों को ये 4 लाइन समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये 4 लाइन जो है वही क्या है, बेसिक है इस टोटल स्टैंजा का। तो अगर ये 4 लाइन समझ में आएगा तो हम लोग फिर एक्सटेंड करेंगे। तो 4 लाइन को बेसिक में एक बार देख लेते हैं फिर से, कि जो बोलते हैं पोएट की जो सीजन है, ऑटम का जो सीजन होता है वो मिस्ट का सीजन होता है, फॉग का सीजन होता है, जो अभी अभी शुरू हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंस तो नहीं है लेकिन लाइट ही सही, लेकिन है। और ये जो सीजन होता है ये फ्रूटफुलनेस का सीजन होता है। पोएट बोलते हैं कि ये जो सीजन होता है फ्रूटफुलनेस का सीजन होता है। यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेलो होते हैं, मतलब राइपन होते हैं, पके हुए होते हैं। वो बोलते हैं कि जो ऑटम सीजन है वो बॉशम फ्रेंड है किसका, मैच्योरिंग सन का। मैच्योरिंग मतलब फुल ग्रोन सन, जो अभी पूरी तरह से निकल चुका है, पूरी तरह से उग चुका है। ऐसे सन का बॉशम फ्रेंड होता है, ठीक है। और वो सन के साथ मिलकर क्या कर रहा है, कॉन्स्पायर कर रहा है। कॉन्स्पायर कर रहा है किस चीज़ के लिए, वो कॉन्स्पायर कर रहा है कि जितने भी वाइन्स के प्लांट्स हैं जो कि थैचेस पे हैं, थैचेस मीन्स छज्जे, घर के छज्जे जो होते हैं, उसके ऊपर जो फैले हुए जो वाइन्स के प्लांट्स हैं उनमें फ्रूट्स के बहुत सारे फल से उसको लोड कर दिया जाए, उसको भर दिया जाए, ठीक है। तो ये है फर्स्ट 4 लाइन्स। देन व्हाट हैपन्स कि टू बेंड, दूसरा फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। तो वो बोलते हैं मोस्ट का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, मोस्ट का मतलब होता है आपका एल्गी आप देखते हो ना बारिश के मौसम में क्या होता है, जब दीवार पे या घर के ऊपर में छोटे छोटे हरे हरे कलर के छोटे छोटे एल्गी लग जाते हैं, इसको हम लोग काई बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट जो है वो काई है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रीज हैं, बहुत ही पुराने ट्रीज हैं, उस पर काई जम गई है। तो ऐसे जो ट्रीज है जिन पे काई जम चुकी है, ठीक है, वो किस चीज की ट्री है, एप्पल्स की ट्री है। तो वो बोलते हैं कि ये सारे कॉन्स्पायर कर रहे हैं। वो कॉन्स्पायर कर रहा है क्या, कि एक तो वाइन्स को भर दिया जाए, और सेकंड वो कॉन्स्पायर कर रहा है कि जो एप्पल ट्रीज हैं उनको भी एप्पल्स से भर दिया जाए, एप्पल्स से भर दिया जाए, उनको लोड कर दिया जाए। तो इतना लोड कर दिया जाए कि वो जो ट्रीज हैं वो बेंड हो जाएं, वो झुक जाएं वजन से, ठीक है। तो व्हाट पोएट इज सेइंग कि जो ऑटम सीजन है वो सन के साथ कॉन्स्पायर कर रहा है मिलके, वो किस चीज़ के लिए, वाइन्स के प्लांट्स में बहुत सारे फ्रूट्स भर देने के लिए। एप्पल का जो ट्री है वहाँ पे, उसमें भी एप्पल्स को इतना भर देना कि एप्पल्स जो है वो भारी होकर झुक जाए, बेंड हो जाए, ठीक है। तो इसलिए पोएट ने यहाँ बोला है कि जो एप्पल का ट्री है उसमें बहुत सारे फल आ गए हैं, बहुत सारे एप्पल्स आ गए हैं, जिस वजह से वो बेंड हो गया है। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। और जितने भी फ्रूट्स हैं एप्पल की और ग्रेप्स की बात अलग से उन्होंने कर दी, और बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं उन सभी को राइपनेस से भर दिया जाए। कहाँ तक, कोर तक। कोर का मतलब क्या है, अंदर तक, ठीक है। तो जितने भी फ्रूट्स हैं उन सभी को राइपनेस मतलब कि पका दिया जाए, कहां तक, अंदर तक पका दिया जाए, ठीक है। टू स्वेल द गार्ड या गोड्स एंड प्लम्प द हेजल सेल्स। तो यहां पे पोएट बोल रहे हैं, यहां पे देखो वही चीज कंटिन्यू हो रहा है, सेम चीज, द कंस्पायरिंग थिंग इज कंटिन्यूइंग हियर इन द होल स्टैंजा। जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट 4 स्टैंजा में ही क्या होगा, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और उसके बाद फिर वो पूरा का पूरा स्टैंजा में क्या हुआ है,
कंटिन्यू हुआ है। तो ठीक उसी तरह से वही कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे भी चल रही है कि एक तो उन्होंने वाइन्स की बात की, फिर एप्पल की बात की, फिर अदर फ्रूट्स की बात की, फिर उन्होंने बोला कि टू स्वेल द गार्ड्स, गार्ड्स मतलब पंपकिन यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। गार्ड का मतलब है पंपकिन, और पंपकिन को और जो हेजल सेल्स हैं, हेजल एक तरह का ड्राई फ्रूट्स होता है, ड्राई नट्स टाइप का होता है, जिसमें अंदर में सॉफ्ट होता है और बाहर से सेल्स होते हैं, हार्ड सेल्स, ठीक है, लाइक यू कैन सी इन अखरोट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो फल होते हैं उसको बोला जा रहा है यहाँ पे हेजल। ये जो फल हैं इसमें क्या कर दिया जाए, इसमें पल्प मतलब उसके अंदर जो गूदे होते हैं वो भर दिए जाएं, ठीक है। तो ये जो नेचर है वो कंस्पायर कर रहा है इन सब फल को पकाने के लिए, ठीक है, विथ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर, ओके। विथ स्वीट कर्नल मतलब उन सबको क्या कर दिया जाए, स्वीट कर्नल से भर दिया जाए, मतलब उसके अंदर जो गुद्दा होता है ना, इसके अपने एक, अगर मैं कर्नल की बात करूं तो जब आप नारियल देखते हो, व्हेन यू सी ये कोकोनट, तो व्हाट यू सी, द फर्स्ट द अपर पार्ट इज द सेल, दैट हार्ड पार्ट, एंड व्हेन यू ब्रेक इट यू विल सी द वाइट पार्ट दैट यू कैन ईट इज द कर्नल, ठीक है, वो सॉफ्ट पार्ट है। तो वो कैसे बनता है, वो ये सीजन ही उसके लिए कॉन्स्पायर कर रहा है कि उसके अंदर वो जो फ्रूट है, जो हेजल नट है, उसके अंदर में एक कर्नल क्या आ जाए, बन जाए, जो कि कैसा होगा, जो कि स्वीट होगा, ठीक है। उसके बाद यहां से टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, ठीक है। तो यहां पे यहां तक एक लाइन है, दिस इज वन, एंड यहां से और है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे अलग से हम लोग। तो फॉर अंटिल दिस वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बडिंग। बडिंग मीन्स द फ्लावर्स बर्ड्स, जो बर्ड होता है फ्लावर का, जो कली होती है फ्लावर की, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर, मतलब जो फल, ये जो मौसम होता है, जो ऑटम का सीजन होता है, यही क्या है, जिम्मेदार है किस चीज का, कि यहाँ पे जो बर्डिंग होती है, जो फ्लावर्स की बर्ड्स होती हैं वो उगती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उगती हैं, ठीक है। और वो क्या होती है, वो फ्लावर्स बनती हैं, लेटर दे बिकम फ्लावर एंड फॉर व्हाट, फॉर द बीज, ठीक है। लेटर दे बिकम फ्लावर फॉर द बीज, एंड व्हाट द बीज डू, बीज व्हाट दे डू, दे ऑब्वियसली सक द हनी फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है। इस लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, Until they think warm days will never cease, मतलब जो बीज हैं वो इतने सारे फ्लावर्स होते हैं कि बीज को ऐसा लगता है कि ये जो वार्म डेज जो है, ये गर्मी का जो मौसम है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे सीज का मतलब है टू स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे सीज का मतलब है टू स्टॉप, यू कैन राइट इट, सीज मीन्स टू स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ जो बीज हैं उनको लगता है कि जो गर्मी का मौसम है, ये जो ऑटम सीजन है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटम सीजन जो होता है वो ना ही गर्म होता है ना ही ठंड होता है, ठीक है। इट्स स्टार्ट ऑफ विंटर सीजन एंड द एंड ऑफ समर सीजन। तो वो बीज जो है वो सोचते हैं कि जो मौसम है ये कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ बता रहा है। और बडिंग का मतलब है यहाँ पे फ्लावर का उगना, जो बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे कली जो होती हैं, वो जब फूल बनती हैं उसको यहाँ पे बडिंग बोला जा रहा है। तो वो जो ये जो मौसम है इसकी वजह से ज़्यादा बर्डिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती हैं, और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बीज के लिए होते हैं, और बीज क्या होते हैं, उसमें से हनी लेते हैं। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लाइमी सेल्स, फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लाइमी सेल्स। See how I am reading it, no? See, here I have read it mosed. Its spelling is MOSSED, but it's written apostrophe D. So this is to understand. Here it is O apostrophe ER. It is over, and it is brimmed. Okay. So here four means basically because. So why the bees? Because bees are thinking. Why the bees are thinking that the summer is never going to end? Because this time the summer has overbrimmed their clammy cells. Overbrimmed means उसके जो हनी कॉम्ब है, जो छत्ते होते हैं मधुमक्खियों के, ठीक है, वो पूरी तरह से अपने किनारे तक भर चुका है। ब्रिम का मतलब होता है किनारा, जैसे जब ग्लास ग्लास को पकड़ो, ग्लास का जो किनारा होता है जब पानी में लबालब भर जाता है उसको बोलते हैं ओवर ब्रिम्ड, ठीक है। तो इनका जो छत्ता है, यहाँ पे सेल्स मीन्स छत्ता ही है, ठीक है। इनका जो हनी कॉम्ब है, हनी कॉम्ब इसको बोलते हैं, तो हनी कॉम्ब जो है वो पूरी तरह से भर चुका है,
इतने ज़्यादा उनके पास इस बार रस आ गए हैं ऑटम सीजन की वजह से ऑब्वियसली। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस स्टैंजा कंप्लीटली सेज। क्लैमी का मतलब होता है स्टिकी, यहाँ बोल सकते हो, हनी को यहाँ पे बोला जा रहा है। क्लैमी का मतलब होता है स्टिकी, यू कैन राइट इट STICKY। स्टिकी हियर इज फॉर व्हाट, फॉर हनी। हनी जो होता है वो स्टिकी होता है ना हल्का, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। तो दिस इज व्हाट द कंप्लीट स्टैंजा सेज। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। This is basically the meaning of the stanza. If you want to write, you can write it by pausing the video. Here the poet in this first stanza, poet is here introducing autumn season in his own purview in short, and poet says that the autumn is a season of fruitfulness. This is what the theme of the stanza, first stanza. Okay, so here you can if you want then you can write it the meaning. This is the meaning of the first stanza. So we will go to the next stanza now. So this is the second stanza, stanza number 2. You can see this stanza also is divided into two parts. That is part 1 of stanza number 2, and the rhyming pattern is same, you can see, but the rhyming pattern of the second part will change. You will see this, the rhyming pattern of the second part changes here in this stanza. As I have said, the stanza number 2 and the stanza number 3 will have the same rhyming pattern, but in the stanza number 1, the second part's rhyming pattern is different. Okay, so you can see the structure that we have discussed before. तो यहाँ पे structure आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पे use हुआ है. So we will go on to the line to see the meanings. ठीक है. And students, please be patient while understanding this poem because this poem is a bit typical. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पोएम थोड़ा सा टफ है, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंटली इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अलग से। सो वी मस्ट गो टू द मीनिंग नाउ। ठीक है, अब मीनिंग पे जाते हैं। सो who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seek abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind. Now, first I have to decode the words. Some words you have to know the meaning of. ठीक है, hath here means has. Hath का मतलब यहाँ पे क्या है? Has. D means you. ठीक है, देन दाई का मतलब होता है योर। आप लोग ये वर्ड तो जानते हैं, ये सब वर्ड तो जानते ही होंगे। ठीक है, यहां पे भी देखो दाई है, दी है। सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस ऑल। देन ऑफ्ट मीन्स यहां पे है ऑफन, OFTEN। एमिड का मतलब होता है इन बिटवीन। ठीक है, बिटवीन। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बिटवीन लिख दिया है। यू शुड राइट द होल कंप्लीट स्पेलिंग, BETWEEN। ओके, सो हियर दिस आर द मीनिंग्स। तो अब क्या समझ में आता है? हु हैज नॉट सीन यू ऑफन बिटवीन योर स्टोर। यहाँ पे योर का मतलब योर मीन्स कौन है? हु इज योर हियर इज ऑटम। ऑटम को ही यहाँ पे योर बोल रहे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो पोएट इज सेइंग किसने आपको नहीं देखा होगा आपके स्टोर के बीच में बैठे हुए। ठीक है, यहां पे स्टोर का मतलब है, स्टोर मींस द स्टोर ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, जो अनाज का जो ढेर लगा कर रखा रहता है ना, जैसे कि जब कटाई होती है जब अनाज की खेतों में, तो उसके बाद क्या होता है, सारे अनाज को हम लोग एक जगह ढेर लगा कर रख देते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे स्टोर वो बोल रहा है। स्टोर यहाँ पे मतलब है, इसका मतलब है ग्रेन स्टोर, ग्रेन्स। ठीक है, तो ग्रेन्स को यहाँ पे स्टोर बोल रहा है। तो पोएट इज सेइंग दैट हु हैज नॉट सीन यू ऑफन बिटवीन द स्टोर्स, मतलब कि जो ग्रेन के स्टोर्स हैं वहां पे आपको उनके बीच में आपको किसने नहीं देखा है? सबने देखा है, दैट ही वांट्स टू से।
ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, बट इट्स एक्चुअली नॉट अ क्वेश्चन, इट इज स्टेटमेंट। इट्स अ स्टेटमेंट वेयर पोएट इज सेइंग कि किसने आपको नहीं देखा है आपके स्टोर में, आपके बीच में आपको बैठे हुए। सो समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, मतलब जब कभी भी कोई भी हुएवर सीक्स अब्रॉड, मतलब कभी भी कोई कहीं भी बाहर जा रहा होता है। अब्रॉड का मतलब क्या होता है? बाहर। तो कोई भी जब कहीं दूर जा रहा होता है तो वो उसने जरूर ही नोटिस किया होगा आपको इस स्टोर के सामने, अपने स्टोर के बीच में बैठे हुए। ठीक है, उसने जरूर ही देखा होगा आपको यू सिटिंग केयरलेसली ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। तो उसी फर्स्ट लाइन को ही फिर से रिपीट किया है कि जो कभी कि कोई भी अगर कहीं दूर जा रहा हो तो रास्ते में जरूर ही उसने आपको कभी ना कभी कहीं जाते हुए नोटिस किया होगा। ठीक है, जहाँ पे आप किसी एक ग्रेनरी फ्लोर, मतलब कि ऑब्वियसली यही ग्रेन स्टोर ही है, तो उस ग्रेन स्टोर के फ्लोर पे आपको बैठे हुए देखा होगा। डाई मीन्स योर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई द विनोइंग विंड, और जिस समय आप वहाँ बैठे हुए हो उस समय आपके जो हेयर्स हैं वो थोड़े ऊपर उठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ द विनोइंग विंड, मतलब जो हल्की हल्की हवा चल रही है उसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं, हवा में उठे हुए हैं। सो हियर इन दिस 4 lines वी कैन सी दैट पोएट इज ट्रीटिंग ऑटम एज अ विमेन। ठीक है, पोएट जो है वो ऑटम को एक विमेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक औरत की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस तरह के कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ स्पीच वी से इट पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हम लोग बोलते हैं इसको। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट पोएम व्हाट पर्सोनिफिकेशन मीन्स। हियर इन दिस 4th stanza we can easily draw out that the poet is treating this autumn as a woman। ठीक है, एक विमेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज एक बाल, ठीक है, ऑटम कभी बैठा हुआ हो सकता है क्या? ऑटम कभी बैठा हुआ नहीं हो सकता ऑब्वियसली, मतलब जैसे इसको एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं पोएट यहाँ पे। ठीक है, और उसके जो हेयर हैं वो कैसे हैं? वो उठे हुए हैं बिकॉज ऑफ द विनोविंग विंड, मतलब हल्की हल्की विंड जो चल रही है उसकी वजह से उसके बाल जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, किसके? ऑटम के। तो यहाँ पे इसीलिए इससे समझ में आता है कि ऑटम को पोएट ने एक औरत की तरह, एक विमेन की तरह ट्रीट किया है इस पोएम के अंदर। सो in this 4th stanza we understand that poet is treating autumn as a woman, and that woman is sitting in the grain store, in between the grain store on the floor, and whoever passes from that place can easily notice her sitting on the floor in the store। ठीक है, तो कोई भी जब आसपास से गुजरता है तो वो बहुत ही इजीली नोटिस कर सकता है ऑटम को वहाँ बैठे हुए। ठीक है, किसी भी एक उस ग्रेन स्टोर है उसके फ्लोर पे। ठीक है, और सभी को नोटिस करते हैं कि उसके जो बाल हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, हल्की हल्की हवा जो चल रही है उसकी वजह से। तो दिस मच इज द 4 lines। और ऑन अ हाफ रिप्ड फरो साउंड अस्लीप, यहाँ पे और का मतलब है दैट, और या फिर पोएट, अगर आप स्टोर पे नहीं बैठे हुए हो, ठीक है, अगर आप स्टोर पे, किसी स्टोर पे, अगर जो ग्रेन स्टोर है वहाँ पे अगर आप नहीं बैठे हो फ्लोर पे, तो क्या आप कहाँ बैठे होगे? आप फील्ड में बैठे हुए होगे। वो फील्ड जो कि प्लाउड है, जिसकी जुताई हो चुकी है, हल जोत चुके हैं उसके ऊपर। तो जब हल जोत देते हैं किसी जमीन के ऊपर में तो वहाँ पे छोटी छोटी लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, तो उस लाइन को बोलते हैं फरो। दीज लाइन्स आर नोन एज फरो। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं द लाइन इन द प्लाउड लैंड्स। इसको आप लोग लिख सकते हो लाइन इन द प्लाउड लैंड्स, PLOUGHED, प्लाउड लैंड। सो वो जो लैंड है वो क्या है? हाफ रिप्ड है। हाफ रिप्ड मतलब कि उसके जो जो कटाई हुई है, जो हार्वेस्टिंग हुई है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हार्वेस्टिंग उसमें चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है कि ये ऑटम सीजन का जो स्टार्टिंग का सीजन है, जो स्टार्ट का समय है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पे अभी कटाई जो है वो शुरू हुई है, वो कंप्लीट नहीं हुई है, इट्स हाफ रिप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ रिप्ड का मतलब है हार्वेस्ट इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, हाफ रिप्ड का मतलब क्या होता है? कटाई। रिप मतलब काटना, और इट इज हाफ रिप्ड। यहाँ पे रिप्ड का मतलब है हार्वेस्टिंग। तो जो फील्ड है,
ठीक है, वो क्या है, अभी तक कंप्लीटली हार्वेस्टिंग उस पर नहीं हुई है, हार्वेस्टिंग चल रही है, मतलब आधी कटाई हो चुकी है, आधी कटाई अभी नहीं हुई है। तो उस फील्ड पे जो फरो है, ठीक है, उस फरो के आसपास भी आपको बैठा हुआ देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये पोइट यहाँ पे अगेन ही इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम द फर्स्ट 4 लाइन्स। मैंने बोला था कि जो फर्स्ट 4 लाइन है उससे ही कंटिन्यूएशन होगा आगे का जो 7 लाइन है उसमें। तो पोइट इज सेइंग दैट विमेन हु कैन बी सीन एट द स्टोर, ठीक है, कैन ऑल्सो बी सीन एट द फरो, ठीक है। फरो मतलब जो फील्ड है जहाँ पे फरोज हैं उसके आसपास भी बैठे हुए आपको देखा जा सकता है। जो फील्ड जो है वो हाफ रिप्ड है, मतलब वो अभी तक कंप्लीटली उस पर हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। और आप जब वहां पे बैठे हुए हो तब आप सो रहे हो, यू आर साउंड अस्लीप, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप वहां पे सो रहे हो, आप थक गए हो, बिकॉज ऐसा मौसम होता है ऑटम का जो थकाने वाला होता है, इट मेक्स यू टायर्ड। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि जो ऑटम जो है, जो विमेन है, वो भी क्या है, थकी हुई जैसे लग रही है देखने में, और वो सो रही है ऐसा लगता है। ड्राउज्ड एंड ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। पॉपीज यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? पॉपीज जो होता है एक तरह का प्लांट होता है जो जिससे नशा होता है, ठीक है, जिससे नशा किया जाता है। तो ये जो होता है बहुत नशीला होता है, तो इसके जो फ्यूम्स हैं, मतलब इसका जो खुशबू है वो दूर तक जा रही है, और जो ऑटम है उसको भी ये खुशबू लग गई है, और इस वजह से उसको नींद सी आ रही है, और वो फील्ड पे ही सोने जैसा फील कर रही है, नींद जैसा फील कर रही है। ड्राउज मतलब नींद आना जैसा फील होना, ठीक है। वाइल दे हुक मतलब जब लोग यहाँ पे दे क्या है, यहाँ पे दाई मीन्स योर, ठीक है। तो योर हुक, जब आपके हुक्स जो हैं वो स्पेयर द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स टॉइंट फ्लावर, और इसी वजह से जो आपकी हुक हैं वो कुछ वहां पे कुछ ऐसे वो है, नेक्स्ट वॉज द फरो लाइन, जो नेक्स्ट लाइन्स हैं जो फरो के, जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ था कि इट्स हाफ रिप्ड। वाई इट इज हाफ रिप्ड? बिकॉज जो वहाँ पे जो ऑटम है वो ड्राउजी फील कर रही है, और इस वजह से वो क्या करती है, वो अपने हुक को वहीं पे रख देती है, और इस वजह से क्या होता है कि जो आगे की जो लाइन्स हैं उनको वो छोड़ देती है, थकने की वजह से वहाँ पे सो जाती है। और वो जो क्या है, आगे जो लाइन्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे टॉइंड फ्लावर्स हैं, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, और उसको वो कंप्लीटली छोड़ देती है। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ देना, टू लीव, ठीक है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ दोस्ट कीप। दोस्ट मीन्स यहाँ पे डज है, दोस्त का मतलब यहाँ पे डज है, DOES, आप यू कैन राइट, ठीक है। तो यहाँ पोएट बोलते हैं कि या तो आप सोए हुए रहते हो, इस वजह से आपकी जो हुक है वो क्या करती है, वो नेक्स्ट लाइन को छोड़ देती है, जो फरो का जो नेक्स्ट लाइन है जहाँ पे कटाई चल रही है, आप उसको कंप्लीटली काट नहीं पाते, और उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक, फ्लावर्स से वो लिपटा हुआ है। सो जो ऑब्वियसली जो ग्रेन्स जो हैं वो फ्लावर्स लिपटे हुए हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ मीन्स यू डज कीप स्टडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक। और कभी कभी आपको देखा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, वहां पे जो नीचे गिरे हुए कुछ अनाज हैं, ठीक है। ग्लीनर का मतलब होता है बिनना, ग्लीनर, ग्लीन मतलब बिनना, जब किसी नीचे कुछ गिर जाता है तो हम उसको बिनते हैं। तो कभी कभी आपको देखा जाता है कि आप वहां फील्ड में क्या कर रहे हो, कुछ बुन रहे हो, कुछ बिन रहे हो, जो कि नीचे गिर गया है, कुछ अनाज नीचे गिर गए होंगे, उसको आप बिन रहे हो। और आप क्या कर रहे हो, एक बहुत ही धीरे धीरे, मतलब क्योंकि आपके सर पे क्या है, एक वजन है, आपके सर पे एक बोझ है, और वो बोझ क्या है, वो कटे हुए अनाज जो आप लेके जा रहे हो फील्ड से स्टोर में रखने, ठीक है। तो जब आप अपने सर पे उस पूरे अनाज को रखे हुए हो तो आपका सर जो है वो बहुत हैवी हो चुका है। तो इस वजह से क्या है कि आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हो। स्टेडी का मतलब क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलना, ठीक है। तो ये बैलेंस बनाकर चलना। तो वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि उनके सर पे बोझ है, और वो किसके किनारे चल रहे हैं, ब्रुक्स के किनारे चल रहे हैं। ब्रुक का मतलब एक छोटा सा नाला जो नदियों के, जो खेतों के बीच में बहता है, ठीक है। तो उस ब्रुक के किनारे किनारे वो चल रही हैं। तो दिस ऑल कैन बी सीन, पोएट बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको देखा जा सकता है, एक सीन है जिसको कोई भी घूमता हुआ देख सकता है। आपको ऑटम सीजन में आपको देख सकता है कि आप ये सारे काम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उस विमेन को बोल रहा है, ऑटम को विमेन की तरह ट्रीट किया है, और दैट विमेन इज वर्किंग दिस मच, ठीक है। तो वो जो विमेन है वो क्या कर रही है, यहाँ पे वो कुछ चीज़ों को बिन रही है, और बिन कर उसे स्टोर पे ले जा रही है, क्योंकि उसके सर पे बहुत वजन है, इस वजह से वो धीरे धीरे चल रही है, बैलेंस बनाकर चल रही है। स्टेडी मीन्स टू मेक बैलेंस, ठीक है। वो बैलेंस बनाकर चल रही है किसके किनारे, ब्रुक्स के किनारे किनारे। ब्रुक मीन्स एक छोटा सा नाला जो खेतों के बीच से बह रहा है। और बाई अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक,
ठीक है। और आपको कहाँ देखा जा सकता है, आपको साइडर प्रेस के बगल में भी देखा जा सकता है। साइडर प्रेस मतलब वहाँ खेतों के बगल में एक क्या है, साइडर प्रेस है, मतलब जहाँ पे सेब जो होते हैं, एप्पल के जो जूस है उनको निकाला जाता है, उसको बोलते हैं साइडर प्रेस। ठीक है, एप्पल का जहाँ पे जूस निकलता है उसको साइडर प्रेस बोला जाता है। साइडर प्रेस इज अ काइंड ऑफ मशीन जिसमें एप्पल को प्रेस करके उसके जूस निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि या तो आपको फिर साइडर प्रेस के आसपास देखा जाता है जहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से वहाँ बैठकर पेशेंटली उसको देख रहे होते हो। ठीक है, आप क्या कर रहे होते हो, पेशेंटली वहाँ पर बैठ के उस साइडर प्रेस को देख रहे होते हो। ठीक है, और आप उसको देख चले जाते हो। यू वॉचेस्ट द लास्ट ऊजिंग आवर बाय आवर, और ऊजिंग मीन्स यहाँ पे क्या है, लास्ट ड्रॉप। ठीक है, लास्ट ड्रॉप ऑफ एप्पल जूस, लास्ट ड्रॉप ऑफ एप्पल जूस या जूस। ठीक है, तो आपको जो आप एप्पल का जो जूस है उसकी लास्ट ड्रॉप तक आप उसको गिरते हुए, साइडर प्रेस में से गिरते हुए आप देखते हो, और घंटों तक बैठ के देखते हो, आवर बाय आवर, बहुत ही पेशेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ने कंप्लीटली स्टैंजा में क्या बोला, इस पूरे स्टैंजा में पोएट ऑटम को एक विमेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, एक यहाँ पे पूरी तरह से पर्सोनिफिकेशन है ऑटम का। और यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि ऑटम मतलब यू द विमेन ऑटम कैन बी सीन वेयर एट द स्टोर इन बिटवीन द ग्रेन्स। ठीक है, ग्रेन्स के बगल बगल में उनको बैठा हुआ देखा जा सकता है। ठीक है, या तो फिर उनको फील्ड में देखा जा सकता है, ऐसे फील्ड में जहाँ पे हार्वेस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हार्वेस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पे हार्वेस्टिंग चल रही है, इट इज़ हाफ रिप्ड, तो आपको फरों के बीच में देखा जा सकता है बैठा हुआ। फरो मीन्स वो लाइन जो कि हल जोतने के बाद में ज़मीन में बनते हैं, उस लाइन के ऊपर आपको देखा जा सकता है। लेकिन वहाँ पे आप एक नींद फील कर रहे हो, एक नींद सा फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ द पॉपीज, फीम ऑफ पॉपीज। ठीक है, इस वजह से आपके हाथ में जो हुक है जिससे आप काटते हो, काटने वाली जो टूल है, ठीक है, उस हुक जो है वो आपकी क्या हो गई, गिर गई है वहाँ पे, और इस वजह से आपने जो नेक्स्ट लाइन है उसको आप छोड़ दिए हो, आप काटे नहीं हो अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इज स्टिल नॉट बीइंग हार्वेस्टेड। सो और कभी कभी आपको देखा जा सकता है कुछ अनाज को बुनते हुए, ठीक है, टू डस कीप द स्टडी एंड, और कभी कभी आपको देखा जा सकता है कि आप जो हो वो अपने सर पे वजन रख के, मतलब सर पे अनाज को रख के स्टोर की तरफ जा रहे हो फील्ड से। ठीक है, और वो आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हो ब्रुक के किनारे में। और अब आपको कहाँ देखा जा सकता है, आपको साइडर प्रेस के बगल में भी देखा जा सकता है, जहाँ पे आप बहुत ही पेशेंटली बैठकर देखते हो किस तरह से उस साइडर प्रेस में से फल निकल रहा है। ठीक है, द लास्ट ऊजिंग मतलब लास्ट ड्रॉप्स ऑफ द जूस, एंड घंटों तक आप बैठ के वहाँ पर उसको देखते रहते हो। ठीक है, तो ऑटम इज हियर ट्रीटेड एज अ विमेन, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट विमेन इज डूइंग इज द ऑटम इज डूइंग। ठीक है, तो पोएट ने यहाँ पे पूरी तरीके से इस स्टैंजा में ये बताया है। ठीक है, सो दिस मच इज द स्टैंजा, और उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। द मीनिंग ऑफ द स्टैंजा 2, दिस स्टैंजा एक्सटेंड्स द natural scenery in autumn as seen by poet and his appreciation. He describes the natural phenomena and elements in the nature, मतलब उस समय ऑटम सीजन में जो भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, जो कटाई होती है और जो भी चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू, ऑटम के थ्रू, और ऑटम को यहाँ पे एक विमेन की तरह ट्रीट किया गया है और कंपेयर किया गया है। ठीक, सो दिस इज द मीनिंग, यू कैन राइट इट फॉर योर नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके यू कैन राइट ऑल द नोट्स दैट इज गिवन। इट इज रिटन इन अ सिंपल वर्ड मीनिंग। मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो अलग है, एंड दिस इज फॉर योर नोट्स। आप इसको नोट्स बना सकते हो आपको समझ में आने के लिए। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट, द थर्ड स्टैंजा एंड द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। स्टैंजा नंबर 3। So in stanza number 3, we will see again there are two parts, that is part 1 and part 2. ठीक है, the rhyming pattern you can see is matching with the second stanza। देखो second stanza में जो rhyming pattern है वो मैच कर रहा है। ठीक है, second stanza में rhyming pattern जो है वो मैच कर रहा है। ओके, so we will not go to the structure part in this, है ना, we will go straight to the meaning. Here what says poet is saying, यहाँ पे विमेन की तरह ट्रीट नहीं हो रहा है, सो ध्यान रखना ये अलग हो गया, स्टैंजा इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो हियर वेयर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे जो पोएट का जो मेन पूरा का पूरा हाईलाइट है वो क्या है, सॉन्ग पे है।
म्यूजिक पे है। ठीक है, तो हर पोएट जो होते हैं वो किसी भी सीजन के लिए एक म्यूजिक देखते हैं। ठीक है, तो पोएट बोलते हैं कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो स्प्रिंग सीजन के जो सॉन्ग्स होते हैं वो कहाँ हैं, कहाँ चले गए वो, ये वेयर आर दे, कहाँ हैं वो। ठीक है, तो पोएट इज आस्किंग द क्वेश्चन, पोएट इज सेइंग कि जो स्प्रिंग के सॉन्ग्स होते हैं, जो स्प्रिंग के गाने होते हैं वो कहाँ हैं। ठीक है, हम लोग स्प्रिंग के गाने मतलब इस बर्ड्स सॉन्ग को बोल सकते हैं। जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो चिचियाते हैं, बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे उसको हम लोग स्प्रिंग का सॉन्ग बोलते हैं। लेकिन ऑटम सीजन में पोएट बोलते हैं कि वो बर्ड्स तो हैं नहीं, तो वो बोलते हैं कि जो स्प्रिंग सीजन के जो सॉन्ग्स हैं वो कहाँ हैं, वेयर आर दे। ठीक है, थिंक नॉट ऑफ देम। फिर पोएट बोलते हैं सेकेंड लाइन में कि हम लोग को बोल रहे हैं पोएट ऑब्वियसली कि उनके बारे में मत सोचो, जो स्प्रिंग सीजन के जो सॉन्ग्स हैं उनके बारे में मत सोचो, they are of no use at this time, this is autumn season. The poet is saying think not of them, मतलब पहले तो पोएट क्वेश्चन पूछते हैं, याद करते हैं उस स्प्रिंग के सॉन्ग को, वो स्प्रिंग के सॉन्ग कहाँ गए, कहाँ चले गए, वेयर आर दे। बट फिर पोएट बोलते हैं सेकेंड लाइन में कि थिंक नॉट ऑफ देम, उसके बारे में मत सोचो। दौ मतलब यू, हैज दाई म्यूजिक टू। तो पोएट किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, अगेन पोएट एक साथ यहाँ पे हमसे भी बात कर रहे हैं और ऑटम से भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पोएट बोल रहे हैं कि यू हैव, यहाँ पे हैज का मतलब है यू, हैव। ठीक है, हैव, तो यू हैव योर म्यूजिक टू, मतलब पोएट बोल रहे हैं ऑटम को कि तुम्हारे पास भी खुद की म्यूजिक है, तो तुम उनके बारे में क्यों सोच रहे हो, क्यों याद कर रहे हो स्प्रिंग के म्यूजिक सॉन्ग को। पोएट यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जब आपके पास अपनी खुद की म्यूजिक है तो आप स्प्रिंग के म्यूजिक को, सॉन्ग को क्यों याद कर रहे हो, तो छोड़ो, उसको भूल जाओ। ठीक है, दिस इज व्हाट पोएट इज सेइंग। While barred cloud blooms the soft dying day and touch the stubble plain with rosy hue. The poet is saying कि where is the music, how is the music formed in the nature in the autumn season. ठीक है, it is made here. While the barred clouds, barred means covered, ठीक है, barred means covered, जो covered cloud हैं, किसको कवर कर रहे हैं, clouds को कवर कर रहे हैं, sun को कवर कर रहे हैं। ठीक है, the clouds are covering the sun. Bloom the soft dying day. Soft dying day means evening का टाइम है यहाँ पे। ठीक है, इवनिंग के टाइम पे सॉफ्ट डाइंग डे बोल रहे हैं इसको। तो इवनिंग मतलब कि शाम का टाइम। तो शाम के टाइम क्या हो रहा है, जो सूरज डूब रही है, सूरज डूबती हुई सूरज कैसी होती है, ऑरेंज कलर की होती है। यू कैन सी इट। ठीक है, तो जो ऑरेंज कलर की जो लाइट जो आ रही है उसको ये क्लाउड्स कवर कर दिए हैं, और ये जो क्लाउड्स हैं इसकी वजह से ये भी ऑरेंज कलर के हो गए हैं। ठीक है, तो दे वाइल बार्ड द क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। और व्हाट हैपन्स कि जो अब जो सनलाइट आ रही है वो इन क्लाउड्स के थ्रू आ रही है, फिल्टर होके, उनकी जो लाइट्स हैं वो क्लाउड्स के थ्रू आ रही हैं, और इस वजह से वो जो लैंड है, वो जो लाइट है वो कैसी हो गई है, रोजी ह्यू कलर की हो गई है, रोजी कलर की हो गई है, मतलब थोड़ी गुलाबी सी हो गई है। शाम का टाइम है और उसकी जो लाइट है सन की, जो ऑरेंज कलर की कुछ है, वो जब बादलों के थ्रू निकल कर जब आती है, ठीक है, तो वो कैसे हो जाती है, रोजी कलर की हो जाती है, और वो जो लाइट है वो टच करती है किसको, फील्ड को, और बोलती है टच द स्टबल प्लेन्स, मतलब वो फील्ड को क्या कर रही है, टच कर रही है। स्टबल का मतलब क्या होता है, स्टबल का मतलब होता है कि जब कोई लैंड जिसमें हार्वेस्टिंग हो चुकी है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो थर्ड स्टैंजा है ये बता रहा है कि जो हार्वेस्टिंग है वो खत्म हो चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं ऑटम सीजन जो है अब वो अपने एंड पे है। ठीक है, इन दिस स्टैंजा वी आर सीइंग दैट ऑटम सीजन इज एट द एंड। और जो स्टबल है इसका मतलब होता है कि जो लैंड होता है जब उसमें कटाई हो चुकी होती है, जब हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है, तो जो पैडी होते हैं या फिर कोई भी जो क्रॉप जहाँ पे उगे थे उसकी जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं नीचे के, ठीक है, जड़ के पास के जो छोटे छोटे स्टेम्स रह जाते हैं, उस स्टेम को हम लोग बोलते हैं स्टबल। ठीक है, जो बचे हुए स्टेम रह जाते हैं, काटने के बाद हम लोग पौधे को तो हम लोग काट दिया, जैसे चावल है, चावल के जो पौधे हैं, जो पैडी है उसको तो हमने काट दिया, लेकिन जो छोटे छोटे हिस्से रह गए ज़मीन पे उगे लगे हुए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टबल। ठीक है, तो ये स्टबल प्लेन है इसलिए बोला हुआ है बिकॉज ये जो प्लेन है, जो फील्ड है, उस पर हार्वेस्टिंग हो चुकी है, और छोटे छोटे जो टुकड़े हैं लैंड उसके, लकड़ी के, वो अभी भी ज़मीन से गड़े हुए हैं, जिनको अभी निकाला नहीं गया है।
ठीक है। तो यहाँ पोएट बोलते हैं कि जो लाइट है, जो सन की लाइट है, जो इवनिंग लाइट है, वो क्लाउड्स के थ्रू होते हुए इनस्टेबल प्लेन्स को टच करती है, और वो जो लाइट होती है वो कैसी होती है, रोजी कलर की होती है, इट्स इन रोजी ह्यू। ओके, ह्यू का मीन्स कलर है। So in the first four stanza lines, in the first four lines, you can easily understand the meaning। ठीक है, तो फर्स्ट फोर लाइन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो वी विल कंटिन्यू इन द लास्ट 7 लाइन्स। ऑब्वियसली मैंने बोला है लास्ट 7 लाइन्स जो होते हैं वो फर्स्ट 4 लाइन्स के ही कंटिन्यूएशन होते हैं। तो फर्स्ट 4 लाइन को हम लोग फिर से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट 4 लाइन में ये बोलता है कि जो पोएट बोलते हैं कि जो स्प्रिंग का सॉन्ग है वो कहाँ है, पहले तो वो याद दिलाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि उनके बारे में मत सोचो, उनके बारे में मत सोचो। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की म्यूजिक है आपके पास में, आप खुद अपना म्यूजिक को याद करो, अपने म्यूजिक के बारे में सोचो। ठीक है, वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, मतलब जब सूरज डूब रहा होता है तो उसकी जो ऑरेंज जो सन होती है उसको जो क्लाउड्स हैं वो कवर कर दिए हैं, और उसकी वजह से उसकी जो लाइट है वो क्लाउड्स के थ्रू होते हुए स्टबल प्लेन को, मतलब उस फील्ड को जो कि कंप्लीट हार्वेस्ट होने के बाद में जो छोटे छोटे जो वहाँ पे वो सूखे हुए लकड़ियाँ जो हैं उसको छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर में क्या है, वो लाइट पड़ रहा है, और वो लाइट जो है वो रोजी कलर का है। देन इन द लास्ट 7 लाइन्स, देन इन अ वेलफुल क्वायर, वेलफुल मीन्स सैड, बहुत ही दुखी, मतलब ऐसे रोने जैसा साउंड। ठीक है, क्वायर का मतलब होता है साउंड या सॉन्ग यू कैन से। ठीक है, तो देन इट सेज कि देन इन अ वेलफुल क्वायर, ठीक है, नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग। अब वो बोलते हैं कि अब हम सॉन्ग के बारे में बात करें, तो व्हाट आर द म्यूजिक्स दैट कैन रिप्रेजेंट ऑटम सीजन। ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग सीजन की हम बात कर रहे थे, बर्ड सॉन्ग, जैसे कि बर्ड्स बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो था स्प्रिंग सीजन का साउंड, स्प्रिंग सीजन का सॉन्ग। ठीक है, एंड व्हाट आर द साउंड्स दैट कैन रिप्रेजेंट द ऑटम सीजन दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लास्ट 7 लाइन्स। व्हाट वी कैन सी, व्हाट वी कैन हियर, बेसिकली हम लोग क्या क्या सुन सकते हैं, हम लोग वेलफुल क्वायर सुन सकते हैं। किसके? द स्मॉल नेट मॉन, स्मॉल नेट्स, इसको नेट्स बोलते हैं, GNATS, इट्स नेट्स, नेट्स रीड करेंगे इसको, जी यहाँ पे साइलेंट है। देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मॉन। ठीक है, तो उस समय जब ये इवनिंग का टाइम होता है, जब शाम हो जाती है, मतलब हल्की हल्की रात होने वाली है। ठीक है, और ये जो रोजी ह्यू जो है वो पड़ रहा है जमीन के ऊपर में, प्लेन के ऊपर, स्टबल प्लेन के ऊपर में, तब क्या होता है, तब ये जो नेट्स होती हैं, ठीक है, ये आती हैं रोने लगती हैं, इनकी रोने की आवाज़ आने लगती है, जो नेट्स होती हैं उनकी रोने की आवाज़ आने लगती है। ठीक है, वेलफुल क्वायर, वेलफुल मीन्स रोने जैसा साउंड, और वो जो नेट्स होते हैं वो दुखी होते हैं, मोन होते हैं, मतलब वो दुखी हैं, और दे आर मोर्निंग फॉर इन द वेलफुल क्वायर, जो नेट्स हैं वो दुखी हैं, और वो लोग रोने जैसे एक साउंड आ रही है उनके मुंह से। यू कैन इमेजिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस एट नाइट, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ ओपन एरिया। ठीक है, शहर में तो सुनाई देता नहीं है, लेकिन जब खाली जगह में आप जाते हो तो आपको सुनाई देता है वो एक कीड़े की बोलने की आवाज़ होती है जो कंटिन्यूसली आती रहती है। ठीक है, तो दैट साउंड इज बेसिकली हियर इज रेफर्ड दैट, उसी को हम लोग बोलते हैं नेट्स, जो बोलते रहते हैं छोटे छोटे। तो एमंग द रिवर शैलो बॉर्न अलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाई। ठीक है, और व्हाट हैपन्स हियर कि जो साउंड है वो कहाँ से आ रही है, वो रिवर शैलो, मतलब रिवर के किनारे से आ रही है। शैलो मीन्स जो रिवर का किनारा होता है, जहाँ पे पानी गहरा कम होता है, उसको रिवर शैलो बोलते हैं। तो एमंग द रिवर शैलो बॉर्न अलॉफ्ट, अलॉफ्ट मीन्स हवा में उठना, मतलब हवा में तैरना, अलॉफ्ट मीन्स हवा में तैरना। ठीक है, अलॉफ्ट मीन्स टू फ्लो इन द एयर। ठीक है, अलॉफ्ट, यस, एंड बॉर्न का मतलब होता है कैरीड। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि वो साउंड है वो क्या होता है, वो इस नदी के किनारे से उठता है और वो हवा में तैरते हुए हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाई, और कभी कभी वो आवाज जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। लिव्स और डाई का मतलब यहाँ पे अप और डाउन है। ठीक है, यहाँ पे लिव और डाई का मतलब वो नहीं है। लिव मतलब कि वो ऊपर उठता है, उसकी आवाज़ ऊपर उठती है, तेज होती है, और डाइज मतलब उसकी आवाज़ जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम सुन नहीं सकते उसको, जब लीव होती है तब वो सुनते हैं। तो यहाँ पोएट बोल रहे हैं कंप्लीटली, इस 3 लाइन को फिर से एक बार कंप्लीटली रीड करते हैं कि जो
नेट्स होते हैं वो दुखी हैं शाम के टाइम में जब ये सब कुछ होता है। जब फर्स्ट 4 लाइन में हम लोग पढ़े कि जब लाइट पड़ती है डबल प्लेन्स के ऊपर में, ठीक है, इस क्लाउड्स के होते हुए आते हुए, तब ये जो नेट्स होते हैं वो रोते हैं और एक वेलफुल क्वायर में गाते हैं, बोल सकते हैं। तो वो कहाँ से आ रही है आवाज़? वो जो आवाज़ आ रही है वो रिवर शैलोज के पास से आ रही है और वो हवा में तैरते हुए हमारे पास पहुँचती है। लेकिन वो जो लाइट है, वो जो साउंड है, वो क्या है, वो विंड के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब कि कम या ज़्यादा होती रहती है। हम कभी उसको सुन पाते हैं, कभी उसको नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये है उसके 3 लाइन का मतलब। देन एंड फुल ग्रोन लैम्ब लाउड ब्लीड्स फ्रॉम हिली बोन, hedge crickets sing and now with treble soft. Then in this line we will see that the full grown lambs means भेड़, जो भेड़ होते हैं, ठीक है, उनकी जो बच्चे होते हैं, शिप्स के जो बच्चे होते हैं, उनको लैम्प बोला जाता है। तो लैम्प जो है वो क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ब्रीड मतलब चिल्लाना, और वो बहुत तेजी से चिल्ला रहे हैं या मिमिया रहे हैं बोलना चाहिए, ठीक है। और वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, हिल के पास से आ रही है, जो पास में जो हिल है उस हिल के पास से आ रही है। तो ये जो शाम का टाइम है ऑटम सीजन का, ये ऐसा होता है। ये पर्टिकुलरली पूरी इवनिंग के समय का बात यहाँ पे हो रही है कि जो ऑटम सीजन की जो इवनिंग टाइम होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जहाँ पे जो लाइट है वो बहुत धीरे धीरे पड़ रही होती है, किसके ऊपर, फील्ड्स के ऊपर में। नैट्स जो होते हैं वो रो रहे होते हैं, उनकी जो आवाज़ है वो ऊपर नीचे हो रही होती है विंड के साथ में, ठीक है। लैम्प्स जो होते हैं वो रो रहे होते हैं, ठीक है, उनकी जो मिमियाने की आवाज़ है वो आ रही होती है हिल के पास से। और जो हेज क्रिकेट है, जो जंगलों में जो क्रिकेट रह रहे हैं, ठीक है, वो भी गाना गा रहे हैं, नाउ विथ द ट्रेबल सॉफ्ट, और वो बहुत ही सॉफ्टली गाना गा रहे हैं, धीरे धीरे गा रहे हैं, उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है। द रेड बीस्ट विसल्स, रेड बीस्ट यहाँ पे द रेड बीस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। और जो रेड बीस्ट है यहाँ पे इसका मतलब है एक बर्ड, एक टाइप ऑफ बर्ड होते हैं ये, जो क्या कर रहे हैं, विसल, जो सीटियाँ बजा रहे हैं, कहाँ से, गार्डन पे बैठ के, गार्डन में कहीं बैठकर वो सीटियाँ बजा रही हैं, जो बर्ड्स हैं। एंड गैदरिंग शैलोज ट्विटर इन द स्काईज, और बहुत सारी जो स्काई में क्या है, बहुत सारी चिड़िया जो हैं, बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो जमा हो गए हैं और वहाँ पे ट्विटर कर रहे हैं, मतलब उनकी खुद की साउंड है, वो साउंड को निकाल रहे हैं स्काईज में, ठीक है। तो चीची 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 करते हैं जो बर्ड्स होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को ट्विटर बोला जा रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो स्काईज में उड़ रहे हैं, सब जमा हो गए हैं एक दूसरे के साथ, और वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आवाज़ें निकाल रही हैं, ठीक। तो बेसिकली इन द थर्ड स्टैंजा पोएट इज टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग ऑफ द ऑटम सीजन। ही सेज कि स्प्रिंग के सॉन्ग को हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटम सीजन का जो सॉन्ग है वो खुद का अपना सॉन्ग है, ठीक है, एंड उसी के बारे में हमें सोचना चाहिए। बट दिस इज व्हाट द पोएट इज सेइंग। एंड ही सेज कि जो शाम का टाइम होता है, जो थर्ड एंड फोर्थ लाइन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द इवनिंग टाइम ऑफ द ऑटम सीजन, ठीक है। तो ऑटम सीजन का जो इवनिंग टाइम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो पोएट बोलते हैं कि जो शाम का जो सूरज डूबता हुआ रहता है तो उसकी जो लाइट होती है ऑरेंज कलर की, वो क्लाउड्स के थ्रू होते हुए आती है और रोजी कलर की हो जाती है और वो प्लेन्स पे मतलब पड़ती है। तो उस समय क्या होता है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, अपने एक मोनफुल साउंड में गाते हैं, क्वायर मीन्स गाना, ठीक है। और वो कहाँ से गाते हैं, वो रिवर के बगल में कहीं ना कहीं से उनकी आवाज़ आ रही होती है, जो विंड के साथ में कम या ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। जो लैम्प्स हैं वो भी हिल के पास से क्या होते हैं, मिमिया रहे होते हैं, उनकी आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। जो क्रिकेट्स हैं वो भी गाना गा रहे होते हैं बहुत ही सॉफ्टली। जो बर्ड्स हैं वो सीटियाँ बजा रही होती हैं गार्डन के ऊपर से। और बहुत सारे जो स्वॉलर्स भी यहाँ पे बर्ड हैं, बहुत सारे दूसरे बर्ड्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं और फिर वो भी गाना गाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और पूरी जो स्काई है वो क्या होती है, आवाज़ से भर जाती है। तो पोएट इज सेइंग कि जो ऑटम सीजन है उसका भी अपना खुद का म्यूजिक है, एंड दिस इज इट, ये है उसका म्यूजिक, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे उसकी भी म्यूजिक हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑटम सीजन में होता है, ठीक। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। दिस पोएम इज अ बिट टिपिकल, आई हैव सेड इट, ठीक है। अगर आप फिर से वापस जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। सो यू हैव टू कीप इट रिपीटिंग, जब तक आपको समझ में ना आए एक बार फिर से देखो, रिपीट करो और आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल यू कैन आस्क, ठीक है। दिस इज द मीनिंग यू कैन राइट फॉर द थर्ड स्टैंजा। In this stanza, obviously, I have said that poet is drawing out the music in autumn season over the music of spring season. ठीक है, तो ये इसका basic theme है, the third stanza. तो for a quick revision, we can say
स्टैंजा नंबर 1 में पोएट ने क्या बात की थी? स्टैंजा नंबर 1 में पोएट ने क्या बोला था? पोएट ने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था ऑटम सीजन में कि ऑटम सीजन जो होता है वो बहुत ही फ्रूटफुलनेस का सीजन होता है। वहाँ पे हर चीज़ जो है वो पक चुकी होती है, सभी चीज़ें जो हैं फील्ड में जो भी ग्रेन्स हैं वो काटने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, ठीक है, और जो फ्रूट्स हैं वो तोड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, वो अंदर तक पक चुके होते हैं। सेकेंड स्टैंजा में हम लोगों ने क्या समझा? सेकेंड स्टैंजा में हम लोगों ने समझा कि पोएट जो है वो एक विमेन की तरह है जो हर समय क्या होती है, काम करती रहती है, फील्ड्स पे काम करती है, स्टोर में काम करती है, ठीक है, और वो कई बार सुस्ताने के लिए कुछ थक जाती है तो वो फील्ड में ही सो जाती है, या फिर कभी कभी वो साइडर प्रेस के बगल में बैठ के जूस को निकलते हुए देखती है घंटों तक, ठीक है। ये है ऑटम का सेकेंड स्टैंजा। एंड द थर्ड स्टैंजा, पोएट इज टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग। पोएट बोलते हैं कि सिर्फ स्प्रिंग सीजन के पास ही अपने सॉन्ग्स नहीं हैं, क्योंकि पोएट्स जो होते हैं हमेशा स्प्रिंग सीजन के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कीट्स जो हैं वो खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, हीट्स जस्टिफाइंग हिमसेल्फ दैट नो, ऑटम सीजन इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन म्यूजिक एंड नाउ आई एम हाईलाइटिंग दैट म्यूजिक। मैं उस म्यूजिक को बताना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ उस म्यूजिक को, ठीक है। तो इन दिस वे द पोएट हैज कंप्लीटेड और हैज गिवन एंड dedicated ode to autumn season. So in this way we have completed the chapter. Thank you.